ओके, तो जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि फिजिकल और केमिकल बैरियर्स के ऊपर मुश्तमिल थी, अगर किसी भी वजह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रीच हो जाए, अगर किसी भी वजह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रीच हो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होने में कामयाब हो जाते हैं। और जब वो हमारी बॉडी में एंटर होने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारा वास्ता पड़ता है, उनका वास्ता पड़ता है हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से। तो ये एक्सपोज होती है, एक्सपोज टू इन्वेडर्स, एक्सपोज टू इन्वेडर्स इफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज ब्रीच्ड। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रीच होगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगी, तब जाके ये एक्टिवेट होगी, तब जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वास्ता पड़ेगा। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रीच कैसे होती है, टूट कैसे सकती है? बाय एनी इंजरी, वोंड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। तो अगर कोई इंजरी हो जाए, मिसाल तौर पे अभी आजकल रमज़ान चल रहे हैं, आप अफ्तार काट रहे थे, अफ्तार काटते काटते आपने चाकू से अपने हाथ पे को कट लगा लिया, एक बात हो रही है। या आप खुदा ना खास्ता कहीं जा रहे थे, जाते जाते आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल जो स्लिप हो गई, आपको चोट लग गई। तो जब भी हमारी कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रीच होगी, तब जाके हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का नंबर जो है वो आएगा। हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो, तो व्हेन एक्टिवेटेड, जब हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होती है, तो ये 4 तरीक़ों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काबू करने की कोशिश करती है। तो व्हेन एक्टिवेटेड, ट्राई टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय दीज 4 मेथड्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 तरीक़ों से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और वो 4 तरीके कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 उनमें होती है फैगोसाइटोसिस, यानी कुछ सेल हमारे पास ऐसे होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। नंबर 2, उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड साइटोटॉक्सिसिटी। फिर हमारे पास एक और चीज़ है, इट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आखिरी इसका रिजॉल्ट है जो इसके इस्तेमाल करती है, वो है फीवर, बुखार जिसको हम कहते हैं, पायरेक्सिया। तो जब आप देखेंगे तो आपकी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन 4 स्टेप्स को इस्तेमाल करती है। और जब ये इन 4 स्टेप्स को इस्तेमाल करती है, तो ये इन 4 स्टेप्स की मदद से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने की और उनका बॉडी में स्प्रेड रोकने की, उनको फैलने से रोकने की कोशिश करेगी। ठीक हो गया? तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के हमने एक ओवरव्यू कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इसमें फैगोसाइटोसिस की बात करेंगे, साइटोटॉक्सिसिटी की बात करेंगे, इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे और फीवर की बात करेंगे। ठीक है? तो पहले हमने किसी बात करनी है, पहले हमने बात करनी है फैगोसाइटोसिस की। किसी बात करनी है? फैगोसाइटोसिस की। तो बेटा सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम किसी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फैगोसाइटोसिस की। सबसे पहले किसी बात करेंगे? फैगोसाइटोसिस की। अब जरा आपने बात ध्यान से समझनी है। ये जो फैगोसाइटोसिस है, इसका आपको पता है, इट इज प्रोसेस इन विच cells engulf material by using their cell membrane। तो फैगोसाइटोसिस क्या होती है? फैगोसाइटोसिस इज प्रोसेस इन विच सेल्स engulf material बाय यूजिंग देयर सेल मेम्ब्रेन। वो प्रोसेस जिसके अंदर सेल डिफरेंट चीज़ों को खा जाते हैं अपनी मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस का। और मैंने आपसे फैगोसाइटोसिस की सेल वाले चैप्टर में ये बात की थी, याद है ना आप लोगों को? ओके,
अब हम जब देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के WBC हमारे ऐसे हैं जो फैगोसाइटोसिस करने में जो है बहुत जो है वो महारत रखते हैं। तो टू टाइप ऑफ WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स आर इक्विप्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो दो तरह के WBC ऐसे हैं जो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को करने के लिए बहुत जो है वो डिज़ाइन इस तरह से अल्लाह ताला ने किए हैं, नेचर ने इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि वो फैगोसाइटोसिस का ही काम करते हैं। और उनमें से जो पहले सेल हैं हमारे पास वो हैं हमारे न्यूट्रोफिल, जिनकी आज हम बात करेंगे, न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स के बाद हम लोग बात करेंगे मोनोसाइट्स की। किसकी बात करेंगे? मोनोसाइट्स की। तो पहले हम न्यूट्रोफिल की बात करेंगे और जब न्यूट्रोफिल की बात हम मुकम्मल कर लेंगे तो दैन हम उसके बाद मोनोसाइट्स की बात जो हम करेंगे। अब ध्यान में क्या रखना है कि न्यूट्रोफिल हों या मोनोसाइट हों, ये दोनों के दोनों WBC की टाइप्स हैं। दोनों क्या हैं? WBC की टाइप्स हैं। और ये क्या करते हैं दोनों? ये दोनों फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो पहले बात शुरू करते हैं कहाँ से? पहले बात शुरू करते हैं न्यूट्रोफिल से। तो पहले कहाँ से बात शुरू करते हैं? पहले बात शुरू करते हैं न्यूट्रोफिल से। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब हम WBCs को देखते हैं ना, जब हम WBCs को देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, तो हमें पता लगता है कि वाइट ब्लड सेल बेसिकली दो तरह के होते हैं। वाइट ब्लड सेल बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक वो जिनको जब मैं देखूंगा तो मुझे इनके साइटोप्लाज्म में इस तरीके से बहुत सारे ग्रेन्यूल्स, बहुत सारे दाने इस तरीके से नज़र आएंगे। एक वो जिनके अंदर मुझे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स या बहुत सारे दाने नज़र आएंगे, और दूसरे वो जिनमें मुझे ये ग्रेन्यूल्स या ये दाने नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, आसान क्लासिफिकेशन बिल्कुल। तो वो जिनके अंदर हमें उनके साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल नज़र आते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या कहते हैं उनको हम? ग्रेन्यूलोसाइट्स, यानी ग्रेन्यूल वाले सेल। ठीक है, और जिनके अंदर हमें ग्रेन्यूल नज़र नहीं आते उनको हम कहते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या कहते हैं उनको हम? ए ग्रेन्यूलोसाइट, यानी ग्रेन्यूल के बगैर वाले। अब तीन तरह के WBCs ग्रेन्यूलोसाइट्स की एग्जाम्पल हैं। तीन तरह के WBCs। पहले WBCs जिनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, वो जो मैंने बोर्ड पे नाम लिखा हुआ बोला, न्यूट्रोफिल्स। दूसरे जो हैं उनको हम कहते हैं जनाब बेजोफिल्स, बेजोफिल्स। और तीसरे जो हैं उनको हम कहते हैं जनाब अली ईजिनोफिल्स। क्या कहते हैं उनको हम? ईजिनोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और ईजिनोफिल्स, ये तीनों की तीनों ग्रेन्यूलोसाइट हैं। अच्छा, जब एक ग्रेन्यूलोसाइट को मैं देखता हूँ तो ये दो तरह के होते हैं, एक मोनोसाइट और दूसरे लिम्फोसाइट्स। दूसरे कौन से? लिम्फोसाइट। अब ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कहा कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। ये क्या हैं? ग्रेन्यूलोसाइट। अगला सवाल आप मेरे से पूछते हैं कि सर ग्रेन्यूलोसाइट क्या होते हैं, तो मैंने लिख दिए। जब मैं आपको मोनोसाइट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई मोनोसाइट्स ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। फिर आप अगला सवाल मेरे से पूछते हैं कि सर ये ग्रेन्यूलोसाइट क्या होता है, मैंने बता दिया आपको। इस साल जब हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो हम वहाँ बात करेंगे कि भाई लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ए ग्रेन्यूलोसाइट होते हैं। फिर आप कहते हैं भाई वो क्या होता है? तो पता चला कि WBCs को 5 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और वो कैटेगरीज 2 हेडिंग्स के अंदर फॉल करती हैं। 3 उसमें से ग्रेन्यूलोसाइट हैं और 2 उसमें से एक ग्रेन्यूलोसाइट। अच्छा, जब मैं न्यूट्रोफिल को देखता हूँ तो पता लगता है कि न्यूट्रोफिल हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले WBCs हैं। तो दे आर मोस्ट अबंडेंट, दे आर मोस्ट abundant among all
टाइप्स ऑफ WBCs, यानी जब मैं WBC को देखूंगा तो तकरीबन 50 to 70% जो WBC होते हैं ब्लड के अंदर वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। तकरीबन 50 to 70% जो WBCs हैं वो न्यूट्रोफिल हैं। न्यूट्रोफिल्स को पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है ना, तो दे कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय their special shape of nucleus। तो इनके न्यूक्लियस की एक स्पेसिफिक शेप होती है। कैसी? ये देखो, जैसे मैंने ये आपका सेल बनाया, है ना। अब इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है आमतौर पर, वो आपको पता है ना वो कैसा होता है। आमतौर पर हम न्यूक्लियस को इस तरीके से स्फेरिकल बना लेते हैं, न्यूक्लियस हमारा बन जाता है। मगर न्यूट्रोफिल में ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रोफिल में क्या होगा? न्यूट्रोफिल में देखो ऐसे होगा कि पहले एक लोब होगी, फिर एक छोटा सा पार्ट होगा, फिर एक लोब होगी इस तरीके से, फिर एक पार्ट होगा, फिर एक लोब होगी इस तरह से, फिर एक पार्ट होगा, फिर एक लोब होगी इस तरह से, फिर एक पार्ट होगा, और फिर इस तरीके से एक लोब होगी। तो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस इस तरह का होता है, यानी इसमें 4 या 5 लोब होते हैं। और फिर वो जो हमने बात की कि लोब्स के साथ क्या मौजूद होंगे, लोब्स के साथ हमारे पास यहाँ पर ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा? ये ग्रेन्यूलोसाइड है। ये क्या है बेटा? ये ग्रेन्यूलोसाइड है। ठीक हो गया ना। तो इसका तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ 4 to 5 लोब्स। ठीक है, 4 से 5 लोब से मिलकर बना होता है। ठीक, ओके। अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का जो लाइफ स्पैन है, जो ज़िंदगी के दौरान ही है, वो बहुत थोड़ा होता है ना। इसको मिटा दूँ? तो आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है कि न्यूट्रोफिल्स का जो ज़िंदगी का दौरानिया होता है वो बहुत छोटा होता है। तो न्यूट्रोफिल आर शॉर्ट लिव्ड, न्यूट्रोफिल्स आर शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े दिन जिंदा रहते हैं, और फ्यू आवर्स, चंद घंटों की इनकी जो है वो ज़िंदगी होती है, चंद घंटों की, ज़्यादा नहीं होती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइट फाइट करते हुए जो है वो या तो उनको मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स को टिश्यू इंजरी अट्रैक्ट करती है, यानी अगर किसी यहाँ टिश्यू इंजरी हो जाए, फ़र्ज़ करें आपके हाथ में कोई फांस लग गई, आपका हाथ कोई चीज़ से कट गया, या आपको वैसे कोई चोट लग गई, तो जिस जगह सेल डैमेज होते हैं ना, तो जो सेल डैमेज हो रहे होते हैं वो डिफरेंट केमिकल रिलीज़ करते हैं, और वो केमिकल न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना। तो जो न्यूट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स साइट ऑफ इंजरी by chemicals released by damaged cells। तो वो जो सेल डैमेज होते हैं इंजरी से, चोट लगने से, वो डिफरेंट केमिकल रिलीज करते हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ पर टिश्यू इंजरी हो जाएगी वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यूट्रोफिल वहाँ मौजूद होंगे तो उनसे लड़ाई कर सकेंगे। अच्छा, न्यूट्रोफिल जो है वो स्पेशलाइज हैं बैक्टीरियल सेल्स को काबू करने के लिए। तो न्यूट्रोफिल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कॉम्बैट, लिख लें तो अच्छा है, कॉम्बैट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से लड़ने के लिए स्पेशलाइज है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को पहचान सकते हैं, बैक्टीरिया के फ्लैजिला को पहचान सकते हैं, बैक्टीरिया की डिफरेंट तरह की प्रोटीन को पहचान सकते हैं। तो ये कैन recognize बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट्स।
तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट थे, याद है ना आपको? लाइपोप्रोटीन थे, उसमें आपके पास पॉलीसेकेराइड थे, पेप्टाइडोग्लाइकैन थे, बहुत सारी चीज़ें थी ना। तो ये उनको पहचान सकते हैं। ये बैक्टीरियल प्रोटीन्स को पहचान सकते हैं, बैक्टीरियल सरफेस प्रोटीन्स को, बैक्टीरियल सरफेस प्रोटीन्स को, ये बैक्टीरिया की सरफेस प्रोटीन को पहचान सकते हैं। और ये किसे पहचान सकते हैं? बैक्टीरिया की फ्लैजिला को, बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला एक्सेट्रा, ये उनको पहचान सकते हैं। अब आप समझ रहे हो कि जब ये उनको पहचान सकते हैं तो ये उनको पकड़ लेंगे, पकड़ के खा जाएंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये फैगोसाइटोज कर जाते हैं बैक्टीरिया को। तो फैगोसाइटोज बैक्टीरियल सेल, तो ये बैक्टीरियल सेल्स को फैगोसाइटोसिस करके मार देते हैं, खा जाते हैं। इनके अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बाय लाइसोसोमल एंजाइम, बाय लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है बेटा। अच्छा, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये सूडोपोडिया के थ्रू मूव भी करते हैं और इस सूडोपोडिया के थ्रू ही बैक्टीरिया को पकड़ते भी हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दे मूव एंड कैप्चर बैक्टीरिया, दे मूव एंड कैप्चर बैक्टीरिया थ्रू सूडोपोडिया, थ्रू सूडोपोडिया, ठीक है बेटा। तो ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में आपने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यह हो गया आपके न्यूट्रोफिल्स, जो कि हमारे पहली तरह के सेल थे।